हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियल कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। और आज जो है बैक्टीरियल कल्चर को हम जब पिछले वीडियो में हमने कुछ मीडियाज़ के बारे में डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप के मीडिया होते हैं जिनके ऊपर हम बैक्टीरियाज़ को ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, तो उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसके कारण जो आप लेबोरेटरी प्रैक्टिकल कर रहे हैं या लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को, उन प्रिकॉशंस के कारण उसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्योंकि प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, लेबोरेटरी कंडीशन में हमेशा प्रिकॉशंस के साथ ही काम करना चाहिए, हमेशा सेफ्टी मेजर्स के साथ काम करना चाहिए और हर उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जिसके कारण से आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मतलब जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कोई भी, चूँकि आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे काम कर रहे हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसा फैक्टर है जो कि आपके पूरे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, हर जगह प्रेजेंट है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हर जगह प्रेजेंट है और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं तो आपको कंडीशन उस तरह से बनानी पड़ेगी कि कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया अंदर इन्फ्लुएंस ना कर सके, अंदर ना आ सके। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये जो बैक्टीरियल कल्चर है वो आपको ट्रू या एक्चुअल रिज़ल्ट दे सकता है जो आपको चाहिए। वो रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं या जिस रिज़ल्ट की आपको अपेक्षा है। ओके, तो कुछ मेथड्स जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माने जाते हैं लेबोरेटरी के, अगर आप बात करो लेबोरेटरी का कभी भी इस्तेमाल करोगे या लेबोरेटरी के टेक्निक्स के बारे में जानोगे तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो लेबोरेटरी में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले कि आप जो भी मशीनरी, नॉट इन द सेंस मशीनरी नॉट इक्विपमेंट्स, बट जो भी ग्लास वेयर्स यूज़ कर रहे हो, जो भी प्लास्टिक वेयर्स या ऐसी कोई भी सामान यूज़ कर रहे हो, दे हैव बीन वेल स्टेरिलाइज्ड। जो भी ग्लास वेयर्स हैं, जो भी सामान है वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए। स्टरलाइज्ड मतलब यहाँ पे एक और शब्द इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, डीकॉन्टामिनेटेड। मतलब किसी भी टाइप का कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी गंदगी, कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको डीकॉन्टामिनेटेड बोलते हैं। अब स्टेरलाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, पर जब ग्लास वेयर्स की बात आती है कि जो लेबोरेटरी में ग्लास के सामान हम यूज़ करते हैं, चाहे वो पेट्री डिश यूज़ करें, चाहे वो हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करें, चाहे वो कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करें, चाहे बीकर्स यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो स्टरलाइज जब करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं यहाँ पे ऑटोक्लेव। उसके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक ऐसा एपरेटस है जहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर क्रिएट होता है जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर जो क्रिएट होता है उस कारण से जो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ग्लासवेयर पे ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा वो किल हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव का प्रोसेस होता है और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है ऑटोक्लेव के द्वारा। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। बेसिकली जब आप बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे, जब ग्रोथ हम पढ़ते हैं तो एक तो ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन होता है मीडिया पोर करने से पहले, मतलब मीडिया डालने से पहले। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मीडिया हम पोर करते हैं उस समय तो स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ऑटोक्लेव करना होता है। जितने भी ग्लासवेयर्स हैं उनको हम ऑटोक्लेव करते हैं और ऑटोक्लेव करने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया, एक्सटर्नल बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी, इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर यूटेंसिल पे, उस पर्टिकुलर ग्लासवेयर पे, वो सब किल हो जाएंगे टेम्परेचर के कारण, ऑटोक्लेव के टेम्परेचर के कारण। ठीक है, पर जो हम प्रोसेस कंटिन्यूसली करेंगे
ये थ्रू आउट ऑटोक्लेव तो हमने कर लिया, मीडिया जब था तो मीडिया को भी ऑटोक्लेव हमने कर लिया, मीडिया बनाया और बनाने के बाद उसको भी ऑटोक्लेव कर लिया। पर उस बने हुए मीडिया से लेकर उस मीडिया को पोर करने से लेकर ग्रोथ करने तक, इस बीच का जो प्रोसेस है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि कहीं यहाँ भी कोई एक्सटर्नल कॉन्टामिनेशन ना आ जाए। तो ये जो पोरिंग का काम, पोरिंग मतलब मीडिया को एक डिश में डालना जहाँ पे उस पर्टिकुलर मीडिया पे कल्चर ग्रो होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर मीडिया पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो होगा, इसको हम बोलते हैं पोरिंग करना। मीडिया को डालने को हम बोलते हैं पोरिंग करना। तो ये पोरिंग का प्रोसेस है, अब पोरिंग से लेकर ग्रोथ का प्रोसेस है, ये भी एक बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। कंट्रोल्ड मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हमें रहना पड़ता है, किसी भी टाइप की कोई गंदगी नहीं, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं, और वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन होती है वो जनरली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू होती है। और वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं LAF, दैट इज़ लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे मशीन LAF। यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस मशीन से निकलती है जो कि वहाँ पे मौजूद बैक्टीरियाज को किल कर देती है। मतलब अब लेमिनार फ्लो जो एयर फ्लो मशीन है वो एक बॉक्स की तरह आती है, एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स समझो, इतना बड़ा बॉक्स, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कैसा भी आ सकता है, उस बॉक्स की तरह आती है। यहाँ पे UV की लाइट लगी रहती है और पीछे होता है एक बड़ा सा पंखा या समझो ब्लोअर, इसको हम बोलते हैं ब्लोअर। आपको यहाँ पे ये जो आप समझो कि यहाँ पे जो है ये आपका एक स्टैंड है या फिर यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे आप अपने मीडिया को आपने रख दिया, यहाँ पे आपने अपने मीडिया को रख दिया आपके इस कोनिकल फ्लास्क में। अब ये मीडिया यहाँ पे है, उसके बाद ठंडे होने के बाद आप इसको पोर करोगे एक पेट्री डिश में। पोर करने के बाद भी आप इसको यहाँ पे रख के छोड़ के चले जाओगे UV लाइट ऑन करके। जब आप UV लाइट ऑन करके छोड़ के चले जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, तो अगर ये अगार मीडिया है तो ये कुछ देर में सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के साथ ही साथ चूँकि यहाँ पे UV लाइट एक्टिव है, UV रेडिएशन एक्टिव है, तो ये जो मीडिया है वहाँ पे किसी भी टाइप का अगर एक्सटर्नल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इस मीडिया पे, फर्दर अगर बच गए होंगे कोई बैक्टीरिया, तो वो भी यहाँ पे किल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को इतना सेफ्टी मेजर्स रखना पड़ता है, लेमिनार का यूज़ करना पड़ता है, ताकि कोई भी मीडिया में अगर बैक्टीरिया बच गए हैं या बाहरी ऑर्गेनिज्म बच गए तो उनको हम किल कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लेमिनार एयर फ्लो का। फिर हम इस पर ग्रो कर लेते हैं अपने बैक्टीरियाज को, जो कल्चर है हम डालते हैं अलग से और बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर हमें यूज़ करना पड़ता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मिनरल्स कोई नहीं होंगे, सिंपल H2 होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए या फिर स्पेशली कल्चर मीडिया के लिए। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जब हम ट्यूब में किसी भी टाइप का कल्चर डाल रहे हैं तो हम स्लैंट बनाएं। स्लैंट क्या होता है, या फिर स्लांट बनाएं, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, वहाँ पे अगर आप मीडिया सिंपल ऐसे पोर कर देते हो तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे मीडिया भर दिया, पूरा लिक्विड मीडिया था, भर दिया, वो सॉलिडिफाई होके ऐसा हो गया, और ऐसा होने के बाद इसके ऊपर आप कल्चर डालोगे तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। सरफेस एरिया इतना ही रहेगा। पर जब आप स्लैंट बनाओगे तो उसमें जो सरफेस एरिया होगा, टेस्ट ट्यूब, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा टेस्ट ट्यूब बन गया, इसको थोड़ा पतला करने दो। तो यहाँ पे अगर आप एक टेस्ट ट्यूब है, स्लैंट जब बनाओगे तो उसमें मीडिया पोर करने का तरीका ऐसा नहीं रहता है। हम एक एंगल पे इसको टिल्ट करते हैं। मान लो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको सीधा रखेंगे, मीडिया इसमें डालेंगे तो मीडिया सीधा जाएगा। पर इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम ऐसे रखें तो यहाँ पे इस तरह को ऐसे पकड़ के रखें तो मीडिया जो आएगा वो उसमें इस तरह से भरता हुआ आएगा, इस तरह से भरता हुआ आएगा, ऐसे भरता हुआ आएगा, और फाइनली जब ऐसे भरता हुआ आएगा तो ये टेस्ट ट्यूब फाइनली इस तरह का रहेगा मीडिया के साथ। और जब ये मीडिया जो अगर इसमें अगार प्रेजेंट होगा तो ये मीडिया स्लैंट है तो अगार प्रेजेंट होगा ही, तो जमने के बाद या सॉलिडिफाई होने के बाद ये जो है, जो डिश, जो टेस्ट ट्यूब है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, दिख रहा है? जमने के बाद ये सॉलिडिफाई होने का कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे क्या हुआ,
आपको जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा मिल गया। स्लैंट में आपको उसी टेस्ट ट्यूब में सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे सरफेस एरिया कम मिल रहा है, पर यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इतने बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम था, पर यहाँ पे कंपैरेटिवली सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो हम स्लैंट का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया में, ठीक है। उसके आगे अब हम देखते हैं कुछ कल्चर्स के बारे में, बैक्टीरियल कल्चर्स के बारे में। इसके पहले हमने मीडियाज़ के बारे में पढ़ा कि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडिया होते हैं, स्पेशल टाइप के मीडियाज़ होते हैं। पर अब हम पढ़ेंगे कल्चर्स के, कि उन जो मीडिया से हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो कितने टाइप से हम ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब कि कुछ बैक्टीरियाज़ की स्टडी ऐसी होगी कि जिसमें हमें बहुत लंबे समय तक उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ 24 घंटे के जितना हम न्यूट्रिशन अगर डाल दें तो हमारे लिए सफिशिएंट है उस प्रैक्टिकल के लिए। तो इस तरह से हमें अब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अपने अलग अलग प्रैक्टिकल्स के लिए, तो हमें कल्चर के तरीके भी अलग अलग करने पड़ते हैं। और ये अलग अलग तरीके के जो कल्चर्स है वो बेसिकली हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक होता है बैच कल्चर, एक कंटिन्यूस कल्चर और एक होता है सिंक्रोनस कल्चर। बैच कल्चर की जब हम बात करते हैं तो बैच कल्चर सिंपल वैसा कल्चर होता है जहाँ पे हमने एक मीडिया बनाया, वो जो मीडिया है उसमें हमने न्यूट्रिशन डाल रखा है, फिर बैक्टीरिया को ग्रो कराया। जिस समय वो मीडिया में जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा, उस समय वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पर हम उतना न्यूट्रिशन डालते हैं जब तक हमें बैक्टीरिया को जीवित रखना है, और उस समय तक हम उस पर स्टडी कर लेते हैं। देन उसके बाद वो कल्चर बेकार हो जाता है। मीडिया अगर में न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया तो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा। ये होता है सिंपल बैच कल्चर, ओके, बैच कल्चर का मीडिया। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस से क्या मतलब, लगातार जो प्रोसेस चलता रहे। मतलब कंटिन्यूअस कल्चर ऐसा होगा कि एक बीकर में अगर आपका मीडिया है तो हम ऊपर से उसमें से न्यूट्रिशन ऐड करते जाएंगे और नीचे से वेस्ट मटेरियल निकालते जाएंगे। मतलब वहाँ पे एक बीकर है, उसमें आपका मीडिया पहले से रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक टाइम के बाद इसका कुछ न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। उसी हिसाब से हम यहाँ पे ऊपर से न्यूट्रिशन डालते जाएंगे। यहाँ बैक्टीरिया मान लो ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है सरफेस पे, और नीचे से हम यहाँ पे एक ओपनिंग के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की सप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल जो है, या फिर आप इसको बोलो टॉक्सिन्स जो हैं, उसका रिमूवल करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। इस कंटिन्यूअस कल्चर से क्या होगा, कुछ चीज़ें, ये जो बैक्टीरिया है वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि लंबे समय तक इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, फ्रेश न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और टॉक्सिन्स जो है वो यहाँ से मीडिया से, इन्वायरमेंट से निकलते रहेंगे। दूसरी चीज़, ये करने से ये जो बीकर है इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इस बीकर का वॉल्यूम, क्योंकि अगर हमने जितना न्यूट्रिशन डाला उतना ही वेस्ट मटेरियल हम निकालते हैं। अगर 100 ml न्यूट्रिशन डाल रहे हैं तो 100 ml वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा एक कांस्टेंट इसका वॉल्यूम बना रहेगा। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है बैक्टीरिया की वो भी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो कुछ फेजेस में डिवाइड होते हैं, लाइक लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। तो ये 4 फेजेस में जो डिवाइडेड रहती है, जहाँ पे लॉग फेज में बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करता है और जो लैग फेज है वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद देन फिर स्टेशनरी फेज में ग्रोथ एक बैलेंस्ड स्टेट में चलती है। ग्रोथ रेट और डेथ रेट एक बराबर हो जाता है, तो ये बैलेंस्ड रेट में ग्रोथ होती है। फिर जब डेथ रेट बढ़ जाती है तो डिक्लाइन हो जाता है ये ग्राफ। इस तरह से चलता है बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व। तो ये ग्रोथ कर्व को हम अगर कंट्रोल करना चाहें कि ये जो स्टेशनरी फेज़ है ये आए ही ना, ये जो लैग फेज़ है यही बढ़ता रहे, बैक्टीरिया की कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे। तो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए हमें कंटिन्यूस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहोगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस लैग फेज को कंटिन्यूस चलाना ज़रूरी है। इस कारण से हम न्यूट्रिशन भी डालते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपन देखें तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूस कल्चर, जहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, जिससे बैक्टीरिया की कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती रहती है। फाइनल होता है आपका सिंक्रोनाइज्ड या सिंक्रोनस कल्चर। सिंक्रोनस कल्चर में क्या होता है, जब हमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किसी एक पर्टिकुलर फेज़ की स्टडी करनी है बैक्टीरियल लाइफ साइकिल के,
मतलब मानो कि हमें बैक्टीरियल लाइफ साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर फेज़ की स्टडी करनी है, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उस पर्टिकुलर कल्चर में, उन सब में वही फेज़ चल रहा होना चाहिए, उन सभी में वही फेज़ चल रहा होना चाहिए। दैट मीन्स मान लो कि हमें स्टडी करनी है, मान लो कुछ बच्चों से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है कि 5 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, उनके अंदर मैथ्स, या फिर 10 साल के बच्चे, उनके अंदर मैथ्स के प्रॉब्लम्स, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये करने की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो हमें जब इस चीज़ को करना है आइडेंटिफाई, तो हम जो बच्चों को चूज़ करेंगे वो सारे एक ही लेवल के होंगे, एक ही लेवल के होंगे, सब 10 साल के, सब 10 साल के, सब 10 साल के, सब एक ही लेवल के। उसी हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज़ की जब हमें स्टडी करनी होती है एक गिवन पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन जो है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब यहाँ बैक्टीरिया एक प्रकार का है, पर अब वो बैक्टीरिया जो है वो एक ही फेज़ में होना चाहिए। मतलब अगर आज यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जन्म हुआ है, सेल डिवीज़न हुआ है, तो जितने बैक्टीरिया इस कल्चर में मौजूद हैं उन सब का उसी समय सेल डिवीज़न होना चाहिए। अगर एक बैक्टीरिया आज डेड हो रहा है, मर रहा है, तो सारे बैक्टीरिया उस कल्चर में उसी पर्टिकुलर टाइम पे मर जाने चाहिए। ये होता है एक फिक्स फेज़। जब हमें पता है कि इस कल्चर मीडिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब का एक ही लाइफ साइकिल का फेज़ चल रहा है साथ में, तब हम उस किसी पर्टिकुलर फेज़ जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हम स्टडी कर पाते हैं। अदर दैन दैट हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस टाइप का कल्चर होता है जहाँ पे जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रोब्स होंगे, उनके लाइफ साइकिल का सेम फेज़ चल रहा होगा एक साथ। तो बैच कल्चर, फिर कंटिन्यूस कल्चर और सिंक्रोनस कल्चर, ये डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं। तो हमने स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि स्टरलाइजेशन क्यों ज़रूरी है लेबोरेटरी टेक्निक्स में, क्यों हम स्टरलाइजेशन करते हैं, ताकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वही रिज़ल्ट हमें मिल सके, कोई भी एक्सटर्नल कंटामिनेशन या इन्फ्लुएंस ना आ पाए हमारे प्रैक्टिकल में। और बैचेस कितने टाइप के होते हैं, कल्चर्स कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। आगे के वीडियो में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के कुछ बैक्टीरियाज हैं उनके बारे में, कि बैक्टीरिया के कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर हमारा ओवर हुआ और इसमें हमने बैक्टीरियल कल्चर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कल्चर मीडिया हम क्यों बनाते हैं, बैक्टीरिया को लेबोरेटरी कंडीशन में क्यों ग्रो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उनकी स्टडी करनी होती है। उनकी स्टडी के थ्रू हम बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिनल फील्ड में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बैक्टीरियल कल्चर के क्या यूज़ है और क्या टाइप्स हैं। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।